आइए साथियों, अब हम आईपीसी और बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता के प्रायः उपयोग में आने वाले कुछ मुख्य प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे आईपीसी में हत्या के अपराध को धारा 302 में परिभाषित किया गया था, लेकिन बीएनएस में हत्या के अपराध को धारा 103(1) में परिभाषित किया गया है। आईपीसी में आपराधिक मानव वध को धारा 304 और धारा 308 में उल्लेखित किया गया था। नए अधिनियम में इस अपराध की धारा 105 और धारा 110 है। पुराने अधिनियम में जहां लापरवाही पूर्वक कृत्य से मृत्यु कारित करने के लिए धारा 304 का में 2 वर्ष तक के कारावास दंड का प्रावधान था, वहीं अब बीएनएस की धारा 106 में इस अपराध के लिए दंड को 5 वर्ष तक कर दिया गया है। डॉक्टरों द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टरों को नए अधिनियम की धारा 106(1) के अनुसार 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसी प्रकार यदि कोई वाहन चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर किसी व्यक्ति को घायल कर देता है और पुलिस को सूचना नहीं देते हुए घटनास्थल से भाग जाता है और इलाज न मिलने के कारण घायल की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध में वाहन चालक को 10 वर्ष तक का कारावास और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दहेज मृत्यु के लिए भारतीय दंड संहिता में जहां धारा 304 (ख) में प्रावधान किया गया था, वहीं नए अधिनियम में धारा 80 में दहेज मृत्यु के अपराध को शामिल किया गया है। किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए आईपीसी की धारा 306 में प्रावधान था, वहीं बीएनएस में यह प्रावधान धारा 108 के तहत किया गया है। किसी व्यक्ति की हत्या का प्रयत्न करना जहां आईपीसी की धारा 307 में अपराध माना जाता रहा है, वहीं अब इस नए कानून के तहत धारा 109(1) में इस अपराध को शामिल किया गया है। यदि किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास किया जाता है तो नए कानून के तहत इस अपराध की धारा 109(2) की उपधारा 1 में आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या के प्रयत्न को धारा 309 में अपराध माना जाता था, वहीं अब नए कानून में आत्महत्या के प्रयत्न की परिभाषा और अपराध की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया गया है। बीएनएस की धारा 226 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके शासकीय कर्तव्यों से विरक्त करने के लिए स्वयं आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसे कृत्य को आत्महत्या का प्रयत्न मानते हुए 1 वर्ष तक का कारावास या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी में स्वेच्छा उपहति को धारा 323 में उल्लेखित किया गया था, वहीं बीएनएस में इस अपराध को धारा 115(2) में उल्लेखित कर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही बीएनएस की धारा 116(h) के अंदर घोर उपहति की परिभाषा में तीव्र शारीरिक पीड़ा से ग्रसित होने की अवधि को 20 दिन के स्थान पर 15 दिन कर दिया गया है। वहीं आईपीसी की धारा 325 में स्वेच्छा घोर उपहति की जगह अब बीएनएस की धारा 117(2) ने ले ली है। स्थायी दिव्यांगता अथवा स्थायी शारीरिक विकृतशीलता कारित करने वाली घोर उपहति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(3) में परिभाषित करते हुए इस अपराध में 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा यदि किसी व्यक्ति को जाति, मूलवंश, धर्म, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर घोर उपहति कारित की जाती है
तो ऐसे अपराध के लिए नए अधिनियम के तहत धारा 117(4) में प्रत्येक दोषी को 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। खतरनाक हथियारों द्वारा किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपहतिकारित करने के अपराध का उल्लेख आईपीसी की धारा 324 और 326 में किया गया था। नए अधिनियम में इसी अपराध को धारा 118(1) एवं 118(2) में शामिल किया गया है। इन धाराओं में 20,000 रुपए से लेकर आजीवन कारावास तक के प्रावधान किए गए हैं। एसिड अटैक के अपराध को अंजाम देने वाले दोषी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 326 एवं 326 बी के तहत कार्यवाही की जाती थी। अब नए अधिनियम में यह अपराध धारा 122(1) और धारा 122(2) में दंडनीय होगा। संपत्ति को उद्यापित करने या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से उपहतिकारित करना आईपीसी की धारा 327 एवं 329 में दंडनीय अपराध था। अब इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 119(1) एवं 119(2) में शामिल किया गया है। किसी लोकसेवक को उसका कर्तव्य करने से रोकने या डराने के लिए उपहतिकारित करने पर दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 332 एवं 333 में किया गया था। अब नए कानून के तहत ऐसा अपराध करने वाले को धारा 121(1) में 3 से 5 वर्ष का कारावास और धारा 121(2) में 1 से 10 वर्ष तक कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। उसी प्रकार लोकसेवक को उसका कर्तव्य करने से रोकने के लिए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना आईपीसी की धारा 353 में दंडनीय अपराध है। नए अधिनियम के तहत इस अपराध को धारा 132 में सम्मिलित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 341 में सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया था। अब नए अधिनियम में इसे धारा 126(2) में परिभाषित कर इस अपराध में होने वाले दंड को 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं आईपीसी में सदोष परिरोध के अपराध के लिए धारा 342 में प्रावधान किया गया था। नए अधिनियम में इस अपराध के लिए दोषी को होने वाले जुर्माने की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना या इस आशय से स्त्री पर आपराधिक बल का प्रयोग करना आईपीसी की धारा 354 में दंडनीय अपराध है, जिसे अब बीएनएस की धारा 74 में शामिल किया गया है। उसी प्रकार आईपीसी की धारा 354(a) के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न अर्थात सेक्सुअल हैरासमेंट के अपराध में दंडित किया जाता था, जो कि अब नए कानून की धारा 75 में दंडनीय है। दृश्य रतिकता अर्थात वॉयरिज्म, जो कि आईपीसी की धारा 354(c) में दंडनीय है, इसे नए कानून की धारा 77 में शामिल किया गया है। इसी प्रकार किसी महिला का उसकी जानकारी के बिना पीछा करना अर्थात स्टॉकिंग भी आईपीसी की धारा 354(d) के तहत अपराध है, जिसे नए अधिनियम की धारा 78 में शामिल किया गया है। व्यपहरण अर्थात किडनैपिंग के अपराध को आईपीसी की धारा 363 एवं 366 में परिभाषित किया गया था, जिसे अब बीएनएस की धारा 87 और 137 में परिभाषित किया गया है। इनमें परिवर्तन करते हुए महिला की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 16 वर्ष के स्थान पर अब बालक शब्द का उपयोग किया गया है। भारतीय दंड संहिता में जहां मुक्ति धन के लिए व्यपहरण अर्थात फिरौती के अपराध के लिए धारा 364 और धारा 365 में प्रावधान किए गए थे, वहीं भारतीय न्याय संहिता में इस अपराध को धारा 140(2),
और धारा 140(3) में शामिल किया गया है। वेश्यावृत्ति आदि प्रयोजन के लिए किसी को बेचना आईपीसी की धारा 372 एवं धारा 373 में अपराध की श्रेणी में आता था, जिसे अब नए अधिनियम की धारा 98 एवं धारा 99 में 0.7 वर्ष से 14 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं 376(2) के अंतर्गत बलात्संग के अपराध को शामिल किया गया था, जिसे नवीन अधिनियम में धारा 64(1) एवं धारा 64(2) में शामिल किया गया है। साथ ही न्यूनतम दंड की सीमा जो पहले 7 वर्ष थी, उसे अब 10 वर्ष कर दिया गया है, जो कि आजीवन कारावास तक भी बढ़ाई जा सकती है। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग का अपराध आईपीसी की धारा 376 का ख और धारा 376(3) में परिभाषित एवं दंडनीय अपराध बताया गया है, उसे बीएनएस की धारा 65(1) एवं 65(2) में उल्लेखित किया गया है। आईपीसी में सामूहिक बलात्संग की धारा 376 घ को नए अधिनियम की धारा 70(1) में सम्मिलित किया गया है। वहीं भारतीय दंड संहिता में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के अपराध की धारा 376 घ ख और 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के अपराध की धारा 376 घ क को भारतीय न्याय संहिता की एक ही धारा 70(2) में ही परिभाषित एवं दंड से प्रावधानित किया है। नए अधिनियम के तहत धारा 70(2) में इन जघन्य अपराधों के लिए शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास या मृत्युदंड तक के प्रावधान हैं। आईपीसी में चोरी की धारा 379 थी। नए अधिनियम में चोरी के अपराध की धारा 303(2) है। सामान्य और पहली बार 5,000 से कम की चोरी करने और माल वापस लौटा देने पर दोषी को सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। किसी के घर में चोरी करने पर आईपीसी की धारा 380 के तहत कार्यवाही की जाती रही है। नए अधिनियम में अब किसी के घर में चोरी के अतिरिक्त मंदिर अथवा पूजा स्थल एवं यातायात के साधन में चोरी को भी इस अपराध की धारा 305 में दंडनीय बनाया गया है। उद्यापन अथवा एक्सटॉर्शन आईपीसी की धारा 384 में अपराध है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। बीएनएस की धारा 308(2) में इस अपराध के दोषी को अब 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आईपीसी में लूट के अपराध की धारा 392 एवं 393 के स्थान पर अब नए अधिनियम में लूट की धारा 309(4) और 309(5) हो गई है। इसी प्रकार लूट के साथ स्वेच्छा उपहति के अपराध में जहां आईपीसी के अंतर्गत धारा 394 में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाते थे, अब नए अधिनियम में यह धारा 309(6) हो गई है। आईपीसी में डकैती के अपराध की धारा 395 थी, जो कि अब नए अधिनियम में 310(2) हो गई है। यदि हत्या सहित डकैती का अपराध होता था, तो वह आईपीसी की धारा 396 में पंजीबद्ध किया जाता था, जो कि अब बीएनएस की धारा 310(3) के तहत पंजीबद्ध किया जाएगा। मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती का अपराध आईपीसी की धारा 397 में दंडनीय था, जो कि अब भारतीय न्याय अधिनियम की धारा 311 में दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति डकैती की तैयारी करता पाया जाता था, तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 399 और 402 में कार्यवाही की जाती थी, परंतु अब नए अधिनियम में यह धारा 310(4) और 310(5) हो गई है। आपराधिक न्यास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, जहां पुराने अधिनियम में धारा 406
और 409 में अपराध माना गया था। वहीं अब भारतीय न्याय संहिता में 316 (2) और 316 (5) में यह अपराध 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के कारावास तक के लिए दंडनीय होगा। आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी करना दंडनीय अपराध माना जाता है, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 4 और 319 में दंडनीय होगा। इसमें दंड की सीमा को बढ़ाते हुए 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में रिश्ती के अलग अलग प्रकारों को जहां धारा 426, धारा 427, धारा 429, धारा 435 और धारा 436 में वर्णित किया गया, वहीं नए अधिनियम में भी रिश्ती को 324, 2 से 324, 6 तक एवं धारा 325 एवं 326F और 326G में वर्णित किया गया है। लोक रिश्ती कारक कथन करना आईपीसी की धारा 505 में दंडनीय अपराध है। वहीं नए अधिनियम में यह अपराध धारा 353 में उल्लेखित है। गृह अतिचार अर्थात हाउस ट्रेस पासिंग के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 454 और 457 में परिभाषित कर दंड के प्रावधान किए गए। उसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता में यह प्रावधान धारा 331(3), 331(4) में किए गए हैं और इसी अपराध की अन्य धाराओं 449, 450 और 451 के प्रावधानों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 में शामिल किया गया है। उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार आईपीसी की धारा 452, धारा 455 और धारा 458 में दंडनीय अपराध है। नए अधिनियम भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 331(5), 331(6) और 333 में भी इस अपराध को दंडनीय उल्लेखित किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि के लिए कूटरचना करना भारतीय दंड संहिता की धारा 467, धारा 468, धारा 471 में दंडनीय अपराध माना गया। वैसे ही नए आपराधिक कानून में धारा 336(3), 338 और 340 में इस अपराध के दोषी को दंडित करने के प्रावधान है। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता करने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। अब इस अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में दंडनीय माना गया है। आपराधिक अभित्रास यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध आईपीसी की धारा 506 और धारा 506(2) में दंडनीय है। नए अधिनियम में इस अपराध को धारा 351(2), 351(3) में दंडनीय बनाया गया है। किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशायत शब्द, अंग विक्षेप या ऐसा कोई भी कार्य को आईपीसी की धारा 509 में अपराध माना गया है। उसी प्रकार इस अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 में शामिल किया गया है। आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की धारा 511 में दंडित किया जाता रहा है। उसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 में इस अपराध के दोषी को दंडित करने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना अपराध है। नए अधिनियम में अब इस अपराध को धारा 147 में शामिल किया गया है, जहां आपराधिक षड्यंत्र मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध आईपीसी की धारा 120B में दंडनीय था, उसे अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) में
दंडनीय बनाया गया है। बलवा को आईपीसी की धारा 147, धारा 148 और धारा 149 में वर्णित किया गया। नए कानून में धारा 190, धारा 191, 2 और धारा 191, 3 के अंतर्गत बलवा को परिभाषित कर दंड का प्रावधान किया गया है। इस धारा में पूर्व में 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान था, जो कि नए कानून में बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन के अपराध को आईपीसी की धारा 153 का और धारा 153 ख में शामिल किया गया है। अब नए अधिनियम में धारा 196 और धारा 197 में इस अपराध को उल्लेखित किया गया है। लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में प्रावधान थे। भारतीय न्याय संहिता में यह प्रावधान धारा 223 में किए गए हैं। अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 201 में अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसके लिए भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 238 निर्धारित की गई है। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना आईपीसी की धारा 279 में अपराध होता है, जो कि अब नए कानून की धारा 281 में दंडनीय अपराध है। अश्लील गाने बजाना आईपीसी की धारा 294 में अपराध माना गया। उसे नए अधिनियम में भी धारा 296 में अपराध की श्रेणी में रखा गया है और कारावास के साथ 1000 रुपए तक के जुर्माने का नवीन प्रावधान जोड़ा गया है। याद रहे कि यहाँ बताए गए प्रमुख कानूनी प्रावधानों के तुलनात्मक अध्ययन के अतिरिक्त भी पुलिस कर्मियों से अपेक्षा है कि वे नए अधिनियम का विस्तृत अध्ययन करें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की आशंका न रहे।